नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम राम मनोहर लोहिया के समाजवाद पर विचार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद। राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार। राम मनोहर लोहिया के अगर समाजवादी विचारों को हम लोग देखें तो राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात राम मनोहर लोहिया के जो समाजवादी विचार है वो मूल रूप से जो है लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए पोषक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्रजातंत्र और स्वतंत्रता से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। उन्होंने मार्क्सवाद का इसी आधार पर विरोध किया क्योंकि मार्क्स लोकतंत्र और स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है उन्होंने राम मनोहर लोहिया ने कहा जो मार्क्सवाद पर चलेगा वो तानाशाही की ओर अग्रसर होगा। अतः राम मनोहर लोहिया ने जो है समाजवाद की स्थापना के लिए लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया। नंबर 2 उन्होंने बताया व्यवहारिकता पर बल। व्यवहारिकता से बल का तात्पर्य है कि लोहिया के समाजवादी चिंतन में सबसे अधिक व्यवहारिकता दिखाई देती है। यूरोप के समाजवादी लोगों ने जिस तरह का सिद्धांतवादी समाजवाद माना, लोहिया उससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उसे वे रूढ़ी समाजवादी कहते थे। उनका मत था कि यूरोप के समाजवादी चिंतक अपने राष्ट्रों की समस्याओं से संबंधित बातों में उलझे हुए हैं। समाजवाद एक विश्व दर्शन है। इस तरह उन्होंने समाजवाद को अपनाने पर बल दिया और कहा कि हमें उसकी व्यवहारिक रूप से उसे अंगीकृत करना चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा समाजवाद को नवीन प्रकृति देने का प्रयास। 1950 में समाजवादियों के जो स्वरूप था वो सामाजिक रूप से देखा जाए तो मूल रूप से जो है एक रूढ़िवादी समाजवादी था, लेकिन राम मनोहर लोहिया ने उसे नवीन समाजवादी विचारधारा देते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत लोकतंत्र को बल देते हुए कहा कि समाजवाद के अंतर्गत सभी लोगों का भला होना चाहिए। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका भी विकास होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट उन्होंने दिया समाजवाद के अंतर्गत वह दिया कि समाजवाद के अंतर्गत कर्म की आवश्यकता। देखिए साम्यवादियों का मानना है कि पूंजीवाद की चरम अवस्था के अंतर्गत समाजवाद का जन्म हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो उनका कहना था कि समाजवाद की अगर स्थापना करना है तो हमें कर्म को महत्व देना पड़ेगा। और कर्म किससे बनेंगे? काम से बनेंगे। व्यक्ति अच्छे काम करेगा तो कर्मशील होगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो नए तौर से व्यापक चिंतन किया तो उन्होंने कहा कि समाजवाद को कर्म प्रधान बनाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने कर्म की आवश्यकता पर बल दिया। और नेक्स्ट आता है विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। उन्होंने कहा समाजवाद का अगर सही रूप से सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इंप्लीमेंट करना है तो हमें विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था यानी कि जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो कहीं पर भी केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत होना चाहिए, तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। नेक्स्ट आता है राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचार। राम मनोहर लोहिया के अगर हम
राजनीतिक विचारों को देखें तो हम लोग देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया ने किस तरह से भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्वों के साथ साथ राजनीतिक विचारों को महत्व दिया। उनके राजनीतिक विचार काफी व्यापक और सुदृढ़शाली थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचार मूल रूप से उन्होंने जिन बातों पर महत्व दिया वो ये था, ये देखिए आप, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। राजनीतिक इतिहास की समाजवादी व्याख्या। राजनीतिक इतिहास की समाजवादी व्याख्या। दूसरा उन्होंने दिया चौखंबा योजना। चौखंबा योजना तीसरा उन्होंने दिया वाणी स्वतंत्रता, वाणी स्वतंत्रता और कर्म नियंत्रण। और चौथा उन्होंने दिया जनशक्ति का समर्थन। जनशक्ति का समर्थन। और पांचवा उन्होंने दिया व्यक्ति और राज्य के संबंध। व्यक्ति और राज्य के संबंध। राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों का हम लोग अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे, नंबर 1, राजनीतिक इतिहास की समाजवादी व्याख्या। राम मनोहर लोहिया का मानना है कि इतिहास के अंतर्गत विभिन्न देशों में उत्थान और पतन का चक्र चलता रहता है। चाहे कितना ही कोई व्यक्ति और चाहे कितना ही कोई देश शक्तिशाली क्यों न हो, वह सदैव स्थिर नहीं रह सकता। उसका उतार चढ़ाव, अप डाउन आता रहता है। जो देश शक्तिशाली है उसका डिक्लाइन भी हुआ है, और जिसका डिक्लाइन हुआ है उसका उत्कर्ष भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उत्थान और पतन का इतिहास चलता रहता है। नंबर 2 बात कही राम मनोहर लोहिया ने, चौखंबा योजना। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि देश का न केवल आर्थिक अपितु राजनीतिक रूप से भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाना होगा, ताकि शासन में स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी
बढ़ सके। दो खंभों दो खंभे कौन? केंद्रीय और प्रांतीय। डॉक्टर लोहिया ने इन दो खंभों को क्या माना? अपर्याप्त माना। उन्होंने कहा जो बड़ी राजनीति होती है वो देश में कूड़े की सफाई करती है, झाड़ू कूड़े की तरह सफाई हो जाती है, और छोटी राजनीति गांवों के कूड़े को साफ करती है। इसलिए उन्होंने अपनी चौखंबा योजना के तहत ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र, ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र, इन चार बातों के ऊपर उन्होंने महत्व दिया। नेक्स्ट उन्होंने जो बात कही, वाणी स्वतंत्रता और कर्म नियंत्रण का सिद्धांत। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लोकतांत्रिक देशों में इस बात पर बल देते हैं कि भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो साम्यवादी देशों में नहीं है, क्योंकि वहां पर बात सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत स्वतंत्रता के साथ साथ लोहिया ने कर्म नियंत्रण की बात कही। उन्होंने कर्म नियंत्रण दो प्रकार से बताए। प्रथम, सिद्धांत और विधान वर्जित कामों को न करें। द्वितीय, सम्मेलन विधान द्वारा आदेशित कामों को करें। तीसरा, उन्होंने कहा जनशक्ति का समर्थन। राम मनोहर लोहिया ने नर नारी की समानता, रंग की असमानता को समाप्त करना, जन्म जाति प्रथा पर प्रहार करना, पूंजीवाद से चारों तरफ बिखरी हुई विषमताओं को अंत करना और सत्याग्रह के लिए कार्य करना। इन चीजों के लिए उन्होंने जन समर्थन की बात कही। और लास्ट आता है व्यक्ति और राज्य के संबंधों की विवेचना। व्यक्ति और राज्य के संबंधों की विवेचना। देखिए, राम मनोहर लोहिया ने इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति समाज का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने स्पष्ट किया व्यक्ति समाज से जन्मा है और समाज भी व्यक्ति से जन्मा है। जिस प्रकार व्यक्ति का विकास समाज के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार समाज का विकास व्यक्ति के बिना नहीं हो सकता। अतः व्यक्ति एक साध्य और एक साधन दोनों है। इसीलिए राम मनोहर लोहिया ने व्यक्ति और समाज के सामाजिक संबंधों पर बल दिया। तो इस स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर्गत, भारत की राजनीति के अंतर्गत एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के ऊपर बल देते हुए मूल रूप से सामाजिक व्यवस्था के सुधार पर बल दिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, और जो बच्चों आपको मैं बताऊं, इस सेकंड बुक का लास्ट जो चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है हमारे जैन विश्व भारती संस्थान के अनुशास्ता आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी की विचारधारा और दर्शन को हम लोग देखें तो आचार्य तुलसी एक ऐसे आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के अंतर्गत एक संत होते हुए क्रांतिकारी विचारों के द्वारा समाज, राज्य और राष्ट्र के अंतर्गत आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के ऊपर प्रहार करते हुए एक आध्यात्मिक चिंतन की बात कही। 20 अक्टूबर 1914 को राजस्थान के छोटे से कस्बे लाडनू के अंतर्गत आचार्य तुलसी का दूरसी पट्टी के अंतर्गत जन्म हुआ। आचार्य तुलसी अपने 14 वर्ष की छोटी सी उम्र के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त कर ली।
और जब दीक्षा प्राप्त की, आचार्य तुलसी दीक्षा प्राप्त की बालक अवस्था के अंतर्गत, क्योंकि बचपन का नाम नथमल था और बालक अवस्था के अंतर्गत भी आचार्य तुलसी के गुरु आचार्य कालूगणी ने उन्हें युवा आचार्य के रूप में अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया 1936 के अंतर्गत। लेकिन घटना और काल किसी का इंतजार नहीं करती। बाल्य अवस्था में आचार्य तुलसी युवा आचार्य बने ही थे 1936 के अंतर्गत कि आचार्य कालूगणी देवलोक को गमन हो गए। 22 वर्षीय युवा के समक्ष इस महान तेरापन धर्म संघ का दायित्व आ गया। एक विराट तेरापन धर्म संघ को संचालित करने की चुनौती थी आचार्य श्री तुलसी के समक्ष। आचार्य श्री तुलसी ने तेरापंथ धर्म संघ को कंधों पर लादकर अपने दायित्व का बोध कराया और उन्होंने इस धर्म संघ और जैन धर्म को नई पहचान दी। उन्होंने सभी साधुओं को शिक्षा और साहित्य से परिचित कराया और इस बात पर बल दिया कि समाज के अंतर्गत जब तक शिक्षा जगत में क्रांति नहीं होगी तब तक हम आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त नहीं कर सकते। अपने ऐसे विचारों के कारण ही उन्हें 1949 के अंतर्गत अणुव्रत प्रवर्तन की उपाधि प्राप्त की और उसके पश्चात आचार्य तुलसी अपनी धवल सेना के साथ में पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत प्रेक्षाध्यान, अणुव्रत, नशा मुक्ति, आध्यात्मिक और राजनीतिक सुधार के लिए कार्य करने लगे। आचार्य तुलसी एक ऐसे विरले पुरुष थे जिन्होंने जैन धर्म संघ के अंतर्गत समण और समणी परंपरा का भी नींव रखी। तो ऐसे हम लोग आध्यात्मिक पुरुष के विचारों को देखें तो साहित्य के क्षेत्र में आचार्य श्री तुलसी राजस्थानी, हिंदी, संस्कृत अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। यद्यपि वे कोई स्कूल में नहीं गए, लेकिन उनमें ज्ञानासर्जन और लोगों को एक चुंबकीय आकर्षण का उनमें व्यक्तित्व था। नंबर साहित्य के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा अवदान है। नंबर 2, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक। अणुव्रत का मतलब होता है छोटे छोटे अणु की तरह हम छोटे छोटे संकल्प लें कि हमें हमारे जीवन में देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, धर्म संघ के लिए क्या सुधारात्मक, सहयोगात्मक कार्य करने हैं। आचार्य श्री तुलसी ने सरदार शेर के अंतर्गत अणुव्रत आंदोलन का शंखनाद किया। 1949 में शंख बजाया और उसके पश्चात उन्होंने छोटे छोटे नियमों और संकल्पों के द्वारा मूल रूप से समाज के अंतर्गत जन जागृति पैदा की। प्रेक्षा ध्यान का सफल प्रयोग। देखिए प्रेक्षा ध्यान क्या है? प्रेक्षा ध्यान एक वैज्ञानिक पद्धति है जो जनता के सामने प्रस्तुत की और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा जो इंद्रियों का नियंत्रण होता है,
जो क्रिया कांडों उपासनाओं से जो शारीरिक रूप से ध्यान केंद्रित होता है, एकाग्रता का विकास होता है, वो आचार्य श्री तुलसी ने प्रेक्षा ध्यान के रूप में की। नेक्स्ट आता है पंथ निरपेक्ष आचार्य। आचार्य तुलसी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केवल जैन धर्म का ही प्रचार प्रसार नहीं किया, बल्कि आचार्य तुलसी ने मूल रूप से सभी धर्मों का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे हरिजन हो, किसी से परहेज नहीं किया। एक दलित उद्धारक व्यक्ति थे। उन्होंने सभी साधु साधुओं को सांप्रदायिक उन्माद से दूर रहते हुए सभी संप्रदाय के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करने पर बल दिया। नेक्स्ट है आचार्य तुलसी के आध्यात्मवाद पर विचार। आध्यात्मवाद को अगर अपन देखें तो आचार्य तुलसी मूल रूप से धार्मिक और एक संत पुरुष थे, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्होंने जो है धर्म और ध्यान के द्वारा सभी संप्रदायों को अपनी ओर आकर्षित किया और इस बात पर बल दिया कि हमें आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व करते हुए मानव मात्र का कल्याण करना है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक हम आध्यात्मिक क्षेत्र में नियमों सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो उन्होंने सदैव नियम सिद्धांतों और उपासनाओं के द्वारा एक ऐसा नैतिक और आध्यात्मिक उन्मुक्त वातावरण पैदा किया प्रत्येक व्यक्ति विशेष में, जिससे भी राष्ट्र का और मानव जाति का कल्याण होने लगा। नेक्स्ट आता है आचार्य तुलसी की जो है राजनीतिक विचारों को हम लोग देखें तो उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास किया, और लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा आचार्य तुलसी ने कहा कि सत्ता हमेशा एक पक्ष की नहीं होनी चाहिए, बल्कि सत्ता हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष अधिक मजबूत होता है तो विपक्ष कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा और सत्ता पक्ष में निरंकुशता आएगी। उन्होंने कहा लोकतंत्र एक जीवित यंत्र है, सबको समान रूप से इक्वलिटी और फ्रीडम दोनों पर बल देते हुए आचार्य तुलसी ने स्वतंत्रता समानता पर बल दिया। आचार्य तुलसी ने कहा जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वह देश का विकास कर सके। तो ऐसे विरले पुरुष की राजनीतिक विचारधाराओं के इतिहास के अंतर्गत संत होते हुए भी राजनीतिक रूप से, मैं बताता हूं आपको, मुझे घटना याद है, राजीव लोंगोवाल समस्या आई थी, तो उस राजीव लोंगोवाल समस्या में भी आचार्य तुलसी की मध्यस्थता का बहुत बड़ा अवदान रहा है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति धर्म गुरुओं की संस्कृति रही है, और धर्म गुरुओं में आचार्य तुलसी एक ऐसे संत थे जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को नवीन दिशा प्रदान की। थैंक यू।